हमने पिछले क्लासेस में बहुत कुछ सीखा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और आपने यह भी देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब सवाल है कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या आवश्यक है। तो ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन दो तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहला कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनवायरनमेंट जिसमें ऑक्सीजन हो। दूसरा कि कांटेक्ट ऑफ द सेल सरफेस विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन सेल के सरफेस के कांटेक्ट में है तभी वो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर रिमूव होगा। तीसरी बात है कि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इफ large surface area is available for absorption of oxygen, then more oxygen will diffuse into the cell. If the surface area is small, then less amount of oxygen will diffuse into the cell. Mostly हम देखते हैं कि जहां भी जो एब्जॉर्प्शन वाला जो ऑर्गेन है, जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। उसकी बनावट ऐसी होती है कि सरफेस एरिया लार्ज होता है। जैसे हम ले लें कि हम लोगों में जहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है वह ऑर्गेन लंग्स है, और लंग्स के अंदर का बनावट इस तरह से होता है, यानी बहुत सारे मिलियन ऑफ एल्वियोली होते हैं, और ये मिलियन ऑफ एल्वियोली जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इन बातों पर हम तीन बात नोट करना है। सबसे पहला कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा द सरफेस एब्जॉर्बिंग सरफेस शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सरफेस एरिया। और हमने यह बताया कि मोस्टली जो ऑर्गेन या जो पार्ट जो होता है जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है वह लार्ज होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा सके। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस है वह अलग अलग है। सभी जीव में रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम वह अलग अलग है। जैसे फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स गिल्स होते हैं, गिल्स, और गिल्स का इस तरह से बनावट आपने देखा होगा। गल्फर जो लाल कलर का रहता है मछली का, उसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ गिल्स होते हैं, और गिल्स क्या करता है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देता है। तो मछली में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, और मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ गिल्स है। माउथ से फिश वाटर लेता है और उसको पुश करता है, वाटर लेता है, और उस वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। फिर वह वाटर जो है, वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है गिल के द्वारा, यानी गिल्स ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वह वहां से ब्लड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और डिफरेंट पार्ट में भेजता है। तो इस तरह से फिश में, और भी फिश ही नहीं, वाटर जो एनिमल्स हैं, जो वाटर एनिमल्स है ना, मुसल्स है, फिश है, ये सब जिसमें गिल है वह गिल्स के द्वारा जो है रेस्पायर करता है। अब फ्रॉग में ले लीजिए। फ्रॉग का स्किन वेट होता है, हमेशा स्किन उसका वेट होता है, नहीं गीला होता है। तो अपने वेट स्किन से भी वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। पानी में अगर वो है तो वेट स्किन से एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को,
अगर लैंड पर है तो उसमें लंग्स है। तो दोनों से, स्किन से और लंग्स से। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि जब टेडपोल स्टेज में जब फ्रॉग होता है, टेडपोल स्टेज में, तो उसमें गिल से वह रेस्पायर करता है। उसी तरह से कॉकरोच में ले लेते हैं। कॉकरोच, हाउस फ्लाई, जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट में ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है। ट्रेकियल यानी ट्यूब्स होते हैं, एयर ट्यूब्स। एयर ट्यूब्स, पूरे बॉडी में एयर ट्यूब्स का जाल फैला होता है और एयर ट्यूब के द्वारा वो ऑक्सीजन लेता है। तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। अब रेट रेस्पिरेशन अलग अलग जीव में अलग अलग ढंग से होता है। तो अब ब्रीथिंग की बात हम करते हैं, तो क्या वाटर में जो फिश गिल से रेस्पायर करता है और लैंड एनिमल्स एयर से जो है रेस्पायर करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है। तो इस एटमॉस्फेयर में, एयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%, अबाउट 21%। और वाटर में जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम होता है, वह 2 से 3% होता है। तो फिर मछली अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को, यानी फिश अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को, या कह सकते हैं वाटर एनिमल्स अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है? इसको कंपेंसेट, यानी जो कमी है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो उसको मिल रहा है वाटर से, वह बहुत मीगर है, बहुत थोड़ा है। तो इस कमी को पूरा करता है वह रेट ऑफ ब्रीथिंग, उसमें ज्यादा होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग हमसे ज्यादा होता है और उस कमी को वह कंपेंसेट करता है। जबकि हम लोगों में भी यह जो है कम होता है। अब जो है सब हमने बताया कि, और ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गेन है, मेन ऑर्गेन है रेस्पिरेशन का, वह लंग्स है। और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि हमने कहा कि एयर ट्यूब्स के द्वारा जो होता है उसको ट्रेकियल कहते हैं। इंसेक्ट के शरीर में बहुत सारे एयर ट्यूब्स होते हैं और एयर ट्यूब्स खुलता है कहाँ? उसके बॉडी सरफेस पर एक होल्स होते हैं, उसको स्पाइरेकिल्स कहते हैं। माने जितना सारा एयर ट्यूब्स है इंसेक्ट के अंदर, वह उसके बॉडी सरफेस पर, एक बॉडी सरफेस पर होल्स के द्वारा खुलते हैं, जिसको स्पाइरेकिल्स कहते हैं। तो उसको हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके तो हम जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन उसको कहते हैं, जो रेस्पिरेशन में मेन ऑर्गन लंग्स होता है, और लंग्स जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गेन्स हैं वह टाइम बता दीजिए कितना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गेन्स हैं वह जो है नोस्ट्रिल,
दूसरा नसल कैविटी, फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया हो गया, या इसको हम विंड पाइप कहते हैं। आगे हो गया ट्रेकिया, जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में आगे जाकर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंची कहते हैं। ब्रोंची के बाद आता है लंग्स, ब्रोंची के बाद लंग्स होता है। ब्रोंची दो होता है, यानी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंची, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंचस। लंग्स भी दो होता है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स। फिर लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्रोंचियोल्स होते हैं, ब्रोंचियोल्स। उसके बाद ब्यूली। ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जिसको हमने पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा, और पर्टिकुलरली हमको ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, तो ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो पार्ट है, अभी डायग्राम बनाने में समय लगेगा, इसलिए मैं इसको डायग्राम के द्वारा कल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट डे इसकी चर्चा करूंगा। अब थोड़ा सा हम प्लांट के बारे में देखें कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है कि लीफ के सरफेस पर स्टोमेटा होता है। ये स्टोमेटा जो है टिनी पोर्स होते हैं, लीफ के सरफेस पर स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं, जिससे होकर के गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब वो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन रेस्पिरेशन में, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है और ऑक्सीजन को एलिमिनेट करता है। तो प्लांट्स में जनरली जो रेस्पिरेशन में जो एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज होते हैं वह लीफ के सरफेस से होता है, और लीफ के सरफेस में जो स्टोमेटा होता है, यह स्टोमेटा उसमें हेल्प जो है करता है। अब जो है रात के समय फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। रात के समय प्लांट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो जनरली प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, और रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करता है। रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको एलिमिनेट करता है। और आपने सुना होगा कि रात के समय प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज होता नहीं है, और मेनली एक ही जो है वो रेस्पिरेशन रात में मेन एक्टिविटी है जो प्लांट में यह एक्टिविटी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसलिए ज्यादातर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है एयर में, इसलिए नहीं सोना चाहिए। दिन में जो है फोटोसिंथेसिस, मेन एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस है, लेकिन उसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन भी होता है, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, प्लांट जो प्रोड्यूस करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। यानी दिन के समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो उसको खुद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फोटोसिंथेसिस में उसको खुद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज करेगा? वह कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में
जो सॉरी रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यह प्लांट यूटिलाइज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। इसलिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज प्लांट नहीं करते हैं। अब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बहुत सारे लीव्स होते हैं प्लांट में, हजारों में लाखों में लीव्स होते हैं। तो और ये लीव्स जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और इंटर कैसे करता है, तो ये डिफ्यूजन के द्वारा, यानी प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा इंटर करता है, और वह डिफ्यूजन के द्वारा ही इलिमिनेट होता है, मतलब निकलता है। अब कब वह डिफ्यूज करेगा या कब इलिमिनेट होगा, यह डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड देयर रिक्वायरमेंट। उसका रिक्वायरमेंट क्या है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है तो डिफ्यूज करेगा, सेल के अंदर जाएगा, नहीं है तो डिफ्यूज नहीं करेगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। यानी लार्ज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूज करेगा। अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो बाहर से सेल के अंदर डिफ्यूज करेगा। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन का, तो यह डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। इस तरह से प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रोड्यूस होता है। अब टाइम हो चुका है, इसलिए मैं होमवर्क आपको दे दूंगा और नेक्स्ट डे मैं आपको डायग्राम के द्वारा इस रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ाऊंगा।